नमस्कार, बहुत स्वागत है। खबर दमदार देख रहे हैं। मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना संभल से शुरुआत कर रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तालाब की जमीन पर बने मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। तहसीलदार और सीओ की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां बुलडोजर एक्शन हुआ। तालाब की ये जमीन थी जिस पर मकान बनाया गया था, अवैध जमीन थी, जिसके बाद पहले नोटिस दिए गए और उसके बाद कार्रवाई की गई है। तहसीलदार और सीओ की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये घाटा संख्या 680 है, जो तालाब की लैंड है, जिस पर बहुत पहले ही धारा 67 की कार्रवाई की गई थी, परंतु ये लोग लगातार उस आदेश की अवहेलना कर रहे थे। इसलिए आज बुलडोजर की कार्रवाई करके वो कब्जे हटवाए जा रहे हैं। कितने लोगों के कब्जे थे, किस तरह की भूमि थी? ये तालाब की लैंड है जिस पर जाकिर, सादिक और एक व्यक्ति अनीस, इन तीनों लोगों ने कब्जे किए थे, जिस पर जाकिर ने अपना कब्जा हटा लिया। बाकी दो लोगों ने भी अपने कब्जे नहीं हटाए थे, उनको कब्जा हटवाया जा रहा है। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बने मकान और दुकान हटाए गए हैं। अतिक्रमण के कारण लगता था भारी जाम। रामकोट कस्बा तिराहे पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मकान और दुकानों पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। यहां जाम लगता था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। लखनऊ में रेलवे लाइन किनारे बसी अवैध बस्ती पर बुलडोजर चला। निराला नगर और डालीगंज इलाके में यह कार्रवाई हुई। अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इन्हीं बस्तियों में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों के रहने की चर्चा थी। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने घुसपैठियों की चेकिंग यहीं पर की थी। आपको बताएं, निराला नगर और डालीगंज में झोपड़ियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई है। बुलडोजर एक्शन के समय पुलिस फोर्स भारी संख्या में मौजूद है। संभल, सीतापुर और लखनऊ, तीन तस्वीरों में आप देख रहे हैं शहर शहर बुलडोजर एक्शन आज किस तरह से किया गया है। तीन तस्वीरों में आप समझिए कि जो अवैध बस्तियां थी, अवैध मकान बनाए गए थे, कब्जा करके मकान बनाए गए थे, सभी को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है। उधर वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए नापजोख का काम शुरू कर दिया है। कभी दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई कभी भी शुरू हो सकती है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप है। व्यापारियों को वैकल्पिक व्यवस्था की चिंता है। ये अंतिम मुनादी उस इलाके में अतिक्रमण हटाने और पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। दाल मंडी में आज नोटिस के बाद अंतिम मुनादी है। एक हफ्ते से मुनादी की जा रही है और एक हफ्ते का समय आज खत्म हो रहा है, इसलिए इसको अंतिम मुनादी मानी जा रही है। और अंतिम मुनादी के लिए आप ये देखिए, इस वक्त पुलिस प्रशासन की टीम, चौक थाने की फोर्स यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। उस वक्त मैं मस्जिद के पास हूँ जहाँ पर इस वक्त मुनादी की जा रही है। मुनादी में भी ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अंतिम नोटिस है। ये सभी को यह सूचित किया जाता है कि दाल मंडी रोड के चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है। अंतिम जिसे कह सकते हैं मुनादी है इस नोटिस की। उसके बाद ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। हम बात भी कर लेते हैं, हमारे साथ वो वही मौजूद है। तो ये आज किस तरीके की मुनादी की जा रही है? आज जो है जिन लोगों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है वो भवन को खाली करते हैं। तो अंतिम दिन है ना आज नोटिस का जी, अंतिम। तो इसके बाद फिर जो भवन खरीदे गए उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जी। तो आपने सुना प्रशासन की टीम थी। तो आज जिन भवनों को खरीदा गया है उनकी ये अंतिम मुनादी है उनको खाली करने की। और उसके बाद आज अगर ये खाली नहीं होते हैं तो फिर कल से इस पूरे जितने भवन खरीदे गए हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कल से शुरू होगी। तो आज खाली करने की अंतिम मुनादी दाल मंडी में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कराई जा रही है। कमिश्नर पंकज सिंह नक्शा, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इधर बुलंदशहर में शरारती तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया। समुदाय विशेष के कुछ घरों के बाहर आपत्तिजनक पर्चे डाले गए। इन पर्चों पर भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल था, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। मामला सिकंदराबाद के
भोखेंडा का है, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कार्रवाई हुई। पुलिस ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट में पर्चा पड़ी हुई, तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने औरन से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर में तो पड़ी हुई थी। अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो रायन के गुजर के, और किसी का नहीं है, हमारे यही है। अच्छा। तो कुछ किसी पे कोई मतलब लग रहा है कि तुम्हें कोई आया जब पता चली हो? नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ पता ऐसा कुछ नहीं पता पड़ा। अच्छा, ठीक है। तो मौके पे पुलिस पहुंची है? हाँ जी, पहुंची है। अच्छा, अभी भी मौके पे पुलिस है? अभी मौके पे है। सुबह थाना सिकंदराबाद पे ये सूचना प्राप्त हुई कि सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ही ग्राम भौखेड़ा में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा एक संप्रदाय के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक बातें लिख के पैम्फलेट कुछ घरों में डाल दिया है। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तत्व इसमें प्रकाश में आएंगे, जिनके द्वारा ये घटना की गई होगी, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संभल से बड़ी खबर, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया। 48 लोगों को संभल प्रशासन ने नोटिस दिया। 15 दिन में अवैध कब्जे की जवाब मांगे गए। संतोषजनक जवाब ना मिलने पर बुलडोजर चल सकता है। विवादित जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान है। कुछ दिन पहले ही कब्रिस्तान की पैमाइश हुई थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में ये पैमाइश कराई गई थी और उस पैमाइश के बाद कल इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। लगभग 48 लोग हैं जिनको की नोटिस आज तामील करा दी गई है और उस पर उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। तो सभी मकान दुकानदारों को सभी को नोटिस दी गई है और उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। अच्छा, 15 दिन के भीतर अपना जवाब नहीं देंगे तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद उनका, कुछ लोग तो जवाब देंगे ही, उसका विधिक परीक्षण करके, और यदि वो जवाब संतोषजनक विधिक जवाब नहीं पाया जाता है तो फिर उसको कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में चलती कार की छत पर पटाखे जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो बिसौली कस्बे के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का बताया जा रहा है, जहां वीडियो में आप देख सकते हैं कि जान की परवाह किए बगैर सवार कार जो हैं आतिशबाजी कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर एक युवक बाइक लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया और बाइक पर एक लड़की को बैठाकर बाइक दौड़ाता नजर आया। आरपीएफ सीसीटीवी की मदद से अब बाइक सवार युवक की पहचान करने में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पर देखिए किस तरह से लड़की पीछे बैठी हुई है और युवक प्लेटफॉर्म पर आराम से बिना कोई चिंता के बाइक दौड़ाता यहां पर नजर आता है। बदायूं के पिनौनी गांव में एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया। 40 साल का व्यक्ति हरप्रसाद मौर्य टंकी पर चढ़कर शादी करवाने की जिद करने लगा, जिससे मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए शांत कराने की कोशिश की। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से काफी देर बाद व्यक्ति को नीचे उतारा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अब 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अजीबोगरीब कुछ मामले सामने आए। बदायूं में देखिए कार सवार युवकों ने कार की छत पर आतिशबाजी की है। दूसरी तस्वीर प्लेटफॉर्म पर एक बाइक चलाता युवक नजर आया और तीसरी तस्वीर शादी की मांग पर एक युवक टावर पर चढ़ गया। बड़ी मान मनव्वल के बाद उसको नीचे उतारा गया है। मथुरा के वृंदावन में मशहूर बांके बिहारी मंदिर में आज अनोखा नजारा देखने को मिला। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे 2 लोगों ने जमकर मारपीट हो गई। दोनों श्रद्धालुओं ने मामूली कहासुनी को लेकर विवाद बढ़ा लिया, जिसके बाद हाथापाई तक बात पहुंच गई।
मारपीट के दौरान एक श्रद्धालुओं को सीढ़ियों के पास गिरा दिया। मंदिर में मौजूद गार्ड ने विवाद को सुलझाया। प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के लालच में बेटे ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने राम लखन हत्याकांड का खुलासा कर दिया। आरोपी बेटे उदयभान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लकड़ी का बड़ा टुकड़ा बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि बेटा घर पर ही रहता था, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पिता की जमीन बेचना चाहता था। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम किया गया और उसके बेटे की तरफ से मुकदमा कायम किया गया था। पुलिस ने तहकीकात करी तो इसमें फुटेजेस मिले सीसीटीवी के, उसमें बेटे का मूवमेंट जो था वो संदिग्ध प्रतीत हुआ। उससे गहन पूछताछ करी गई तो इसमें ये पता लगा कि उसका बेटा जो उदयभान था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, उसने ही अपने पिता की हत्या हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट जो चारपाई का पाया था उसको यूज करके करी थी। संगम की रेती पर कल से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक माघ मेले की शुरुआत हो रही है। माघ मेले के पहले स्नान पर पौष पूर्णिमा को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मेला प्रशासन का अनुमान है कि पहले स्नान पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा माघ मेले की सुरक्षा को लेकर व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए। 800 हेक्टेयर में आयोजित किए जा रहे इस माघ मेले को 7 सेक्टर्स में बसाया गया है। लगभग हम लोग ये अनुमान कर रहे हैं कि लगभग 25 से 30 लाख लोग हम लोग के यहाँ स्नान करने आएंगे और स्नान का मुहूर्त 4 बजे से है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे घाट पे पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम लग गए हैं। हमारे कल्पवासी सभी स्नान कर रहे हैं। यमुना पट्टी में हम लोग को यहाँ पे लगभग 2400 फीट की घाट मिली है और अगर कुल मिला के सारे घाटों को देख लें तो पिछली माघ से ज़्यादा और आज की डेट पे अभी इस समय तक हम लोग 7000 फीट से ज़्यादा के घाट हम लोग चालू कर चुके हैं, जिसपे श्रद्धालु सभी लोग स्नान कर रहे हैं। संगम की रेती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ये शुरुआत हो जाएगी। मेला प्रशासन ने व्यापक तौर पर तैयारियां की हैं। मेला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और वो लगातार श्रद्धालुओं से बातचीत भी कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं हो रही है। एक व्यापक तौर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं माघ मेले को लेकर। खुद ग्राउंड जीरो पर हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 25 से 30 लाख श्रद्धालु पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर आ सकते हैं। उसके मद्देनजर तैयारियां की गई हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा भी श्रद्धालु आएंगे तो मेला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो कल से प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो रहा है, जिससे यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए महाकुंभ की तर्ज पर तैयारियां हैं। 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्टेशन पर होल्डिंग एरिया और अतिरिक्त टिकट काउंटर्स लगाए जाएंगे। मोबाइल टिकट सेवा, अतिरिक्त ईवीएम मशीनें हैं वो लगाई जाएंगी। अन्य उपलब्ध जो सुविधाएं हैं वो कराई जाएंगी। सुरक्षा के अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है ताकि यात्रियों को कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। प्रशासन की सहायता से हमने जो है एक एम्बुलेंस और एक जो है फायर ब्रिगेड वह 24/7 जो है यहाँ पर तैनाती में उनकी मदद मांगी है, जिसको कि जिला प्रशासन ने मंजूर कर लिया है। तो स्टेशन पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी 24/7 अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा हमारा टिकटिंग स्टाफ जो है वो हमने अतिरिक्त टिकटिंग स्टाफ मांगा है। अतिरिक्त बुकिंग काउंटर्स खोले जाएंगे। हमारे यहाँ पर ATVM मशीन्स 25 ATVM मशीन्स हैं वह कार्यरत हैं। इसके अलावा मोबाइल UTS जिसमें जो टिकटिंग स्टाफ है हमारा वो घूम घूम के जो है टिकट बांट सकता है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां रोडवेज बस में अवैध असला मिला है। चेकिंग के दौरान पार्सल में अवैध असला मिला। ड्राइवर, कंडक्टर समेत 3 हिरासत में लिए गए। हरदोई डिपो की बस दिल्ली जा रही थी। सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए बस के स्टाफ से जानकारी मिली कि जो पार्सल है वो कोल्हापुर चौराहे पर एक मूंगफली विक्रेता ने दिया था। उस पार्सल को फर्रुखाबाद बस अड्डे पर देना था। हालांकि पुलिस ने अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने खोए हुए मोबाइलों को उनके मालिकों तक पहुंचा दिया है। तकरीबन
80 मोबाइल फोन वापस लौटाए गए। गुम हुए मोबाइलों की कीमत जो है मिलने के बाद जो मोबाइल के मालिक हैं वो उनकी खुशी उनके चेहरे पर नजर आई। 80 मोबाइल की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। 50 से ज्यादा लोगों को मौके पर ही फोन वापस दिए गए। में जो फोन्स हमारे यहाँ गुम गए थे उनको सर्वेलेंस की मदद से लोकेट किया गया और रिकवर किया गया। इस अभियान के तहत 75 से अधिक फोन्स रिकवर किए गए हैं। इनको लेने के लिए उनके ओरिजिनल मालिक यहाँ पे उपस्थित हैं। 50 से अधिक लोग आ चुके हैं जो इनको अपने साथ ले जाएंगे। अनुमानित कीमत इस पूरी रिकवरी की 25 लाख से अधिक होगी और 2 जनवरी 2026 को नए साल के उपलक्ष्य में ये सभी को लौटाए जा रहे हैं। आगरा में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कदम उठाया। परिषदीय स्कूलों में आवारा कुत्तों की निगरानी जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई। जिला विसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों को इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। संवेदनशील 596 स्कूल चिन्हित कर लिए गए जहां पर एक टीचर को नोडल अधिकारी दिया गया है। 596 स्थलों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पे नोडल टीचर को नियुक्त किया गया है। अभी कहीं घटना हो गई थी, किसी स्कूल के बाहर किसी बच्चे को कोई डॉग काट लिया था तो उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए आगरा जनपद में भी 596 सेंसिटिव स्थल को चिन्हित करते हुए वहाँ नोडल टीचर नियुक्त किए गए हैं। बरेली से खबर, जहां बीजेपी एमएलए श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज ही एक मीटिंग में वो शामिल हुए थे। श्याम बिहारी लाल मीटिंग्स में ही उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल फरीदपुर से विधायक थे। सीएम योगी ने विधायक के निधन पर दुख जताया। प्रभु श्री राम परिवार को दुख सहने की शक्ति दें, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। तो आप ट्वीट देख रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार इस दुख को सहन करने की ईश्वर परिवार को शक्ति दे। फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का अकस्मात निधन हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने दुख जताया है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दुख जताया, जिले के प्रभारी मंत्री जेपी राठौर ने भी दुख जताया है। उनके साथ विधानसभा में साथी हैं उनके, हम समझ लेते हैं उनसे बात कर लेते हैं। जिले के सांसद भी बात कर लूँगा सर, उनसे बात कर लूँगा सर मैं। सर साथी थे विधानसभा में, क्या कुछ याद आ रहा हो उनके साथ का? नहीं, डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और 2 बार के विधायक हमारे साथी। और जितने दिन मैंने उनके साथ में बिताए हमेशा उनका बहुत प्रेम मिला, स्नेह मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो खाने का, टहलने का, एक्सरसाइज का, हर बात का बड़ा ख्याल रखते थे और बहुत हंसी मजाकिया मूड में रहते थे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा ही वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य किए। जनता की समस्याएं सुनते थे और उनको हल करते थे और अपने क्षेत्र में बहुत ही पॉपुलर थे। आज उनकी डेथ से, वो भी इतनी सडन डेथ हुई इसका कोई अंदाज़ा नहीं। कि बरेली का एक और नाथ कॉरिडोर के अलावा साथ में ही एक और ऐतिहासिक स्थान है रामनगर के संबंध में उन्होंने बोला। जैन धर्म का एक बड़ा स्थान है, उसके बारे में कुछ करने का है। उसको भी नाथ कॉरिडोर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फेम का स्थान है वो, उसके लिए कुछ और करना चाहिए। ऐसा सब प्रशासन अधिकारियों को हम सब के बीच में बोल रहे थे। लेकिन हम लोग 44 साल से एक साथ हैं और आज हम लोगों ने एक कुशल राजनीतिक, कुशल समाज सेवी, बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में हमने अपने मित्र श्याम बिहारी जी को खोया है। आज भी पूरे दिन हम लोग 4-5 घंटे सर्किट हाउस में साथ ही थे और वहाँ भी हम लोगों की खूब हंसी मजाक होती रही। और राजनीति में समाज सेवा के लिए उन्होंने अपना को आगे बढ़ाया। दूसरी बार विधायक बने। क्षेत्र में उनकी मिलनसारता और व्यवहार कुशलता थी। पार्टी का ये बहुत बड़ा नुकसान है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में सभी विभागों को बजट खर्च में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभागों को जारी बजट के खर्च को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग समय से बजट का आवंटन करें और किसी तरह की लापरवाही की गुंजाइश ना रहे। वहीं आज सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक भी करेंगे। आज रात 9 बजे सभी जिलों के डीएम और एसपी समेत विभागीय अफसरों के साथ सीएम योगी बैठक करने वाले हैं। जी राम जी योजना पर कल बीजेपी एक अहम बैठक करेगी। जेपी नड्डा और नितिन नवीन ने बैठक बुलाई है। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। जी राम जी पर बैठक में केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी राम जी पर एक महत्वपूर्ण बैठक की जानी है। दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल का पता बदल गया है। शाहजहां रोड AB 97 पता बदलकर अब नए साल में नया दफ्तर में शिफ्ट हो गया है। अब 8 महादेव रोड स्थित बंगले में पार्टी दफ्तर रहेगा। नए दफ्तर में आज यूपी में आगामी चुनाव को लेकर बैठक भी हुई। पहले शाहजहां रोड पे था, अब जो ये महादेव रोड पे नया दफ्तर है और इसमें मीटिंगें जो है सुचारू रूप से चालू होगी। जो नीति बन रही है, जो आगे चुनाव लड़ना है, 2027 का नगर निगम का चुनाव है और संगठन विस्तार, इन बातों को लेकर जो है हम लोगों की मीटिंग चल रही है। गोंडा से खबर, जहां नंदिनी नगर के प्रांगण में आयोजित राष्ट्र कथा में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सदगुरु रितेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया और कथा सुनने के बाद वो लखनऊ रवाना हो गए। देश का चिंतन छोड़ो। बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रकथा का आयोजन हुआ है और यहाँ के युवकों और छात्रों को अपने भारत की परंपराओं, सनातन व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान और करने के लिए ये जो अपने यहाँ पधारे हुए संत जी हैं उनके द्वारा जो उद्बोधन किया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर सियासी बवाल जारी है, तो धर्मगुरु भी लगातार शाहरुख खान पर अब निशाना साध रहे हैं। जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, वो प्रोटेक्ट हो वहाँ पे और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही। कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी शाहरुख खान पर हमला बोला और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अगर इसकी जानकारी उनके पास नहीं है तो ये अफसोसजनक है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी वहां के प्लेयर को खरीदा गया है, ये अफसोसजनक है। और अगर उनको इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और फिर वो वहां के प्लेयर को खरीदते हैं, उससे ज्यादा अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। श्रृंगेश्वर पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य महाराज ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को अपनी आईपीएल टीम में शामिल करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। ये जो आपके बीच में ही बैठे भेड़िए हैं, यही गद्दार हैं। अगर सच में हिंदू हो
तो शाहरुख खान का बहिष्कार करो, शाहरुख खान को देश से बाहर फेंको, ये गद्दार है, लगातार गद्दारी करता है।